आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हमने पिछड़ा वर्ग आयोग देखा था, अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग देखा था, तो जिन कारणों से वो आयोग बनाए गए हैं, लगभग इसी प्रकार के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाने के पीछे माने जाते हैं। क्योंकि अगर हम पिछड़े वर्गों को देखें तो महिला भी पिछड़े वर्गों में ही शामिल होती है। वे अनुसूचित जाति जनजाति जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़े वर्गों में शामिल होती हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं सभी वर्गों की, चाहे अनुसूचित जाति की हो, अनुसूचित जनजाति की हो, पिछड़ी जातियों की हो, सारी की सारी महिलाएं क्या है वंचित स्थिति में पाई जाती हैं। और ये आज से नहीं है, सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। हमारा जो समाज है या भारत का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज रहा है। हमेशा से ही समाज कैसा रहा है? पितृसत्तात्मक समाज रहा है। और पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ ये है कि समाज में हर जगह पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। अब समाज में हर जगह पुरुषों का प्रभुत्व कैसे है? आप अपने चारों ओर देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, किसकी चलती है? महिला की चलती है या पुरुष की चलती है? आपके पापा की चलती है या मम्मी की चलती है? परिवार में पापा मम्मी से पहले दादा दादी थे, तो उनमें किसकी चलती है? दादाजी की ज़्यादा चलती है या दादी की चलती है? हाँ, हो सकता है कोई एक दो चार परिवार ऐसे हों जिसमें महिलाओं की चलती हो, लेकिन ओवरऑल अपन रेशियो देखें तो परिवार में पुरुषों का प्रभुत्व है। चाहे वो भाई के रूप में हो, पापा के रूप में हो, दादा के रूप में हो, ताऊ के रूप में हो। अब उसका रूप कोई सा भी हो सकता है, लेकिन परिवार में प्रभुत्व किसका रहता है? पुरुष का ही है। समाज में देख लो, समाज में किसकी चलती है? ज़्यादातर लोग कौन चौधराट करते हैं समाज में? पुरुष ही करते हैं। परिवार में पुरुषों का वर्चस्व है, समाज में भी पुरुषों का वर्चस्व है। धार्मिक संस्थाओं में देख लो, पंडित कौन होते हैं या जो पुजारी होता है वो कौन होता है? क्या आपने कोई ऐसा मंदिर, ऐसा मस्जिद, ऐसा गिरजाघर देखा है जहाँ पे महिलाएं पुजारी हों? तो धार्मिक संस्थाओं में पुरुषों का वर्चस्व है। आप शिक्षण संस्थाएं देख लो, अधिकांश शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले लोग कौन हैं? पुरुष हैं। आप जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनको देख लो, अधिकांश कंपनियों के सीईओ पुरुष ही मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं मिल सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि महिलाएं कहीं भी शिक्षण संस्थाएं नहीं चला रही हैं या कहीं उनके परिवार में नहीं चल रही है, लेकिन बहुत कम स्तर पर ऐसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि महिलाएं समाज में और जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके कारण वो पिछड़ी हुई मानी जाती हैं, समाज में वंचित वर्ग की स्थिति में मानी जाती हैं। महिलाओं के साथ कहीं भी समानता का व्यवहार नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में देख लो तो मजदूरी पुरुषों के तुलना में महिलाओं को कम मिलती है। जो लोग मजदूरी करते हैं वहाँ पे महिलाओं को मजदूरी कम दी जाती है, पुरुषों को मजदूरी ज़्यादा दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि महिलाओं के साथ हर जगह और हर समय, इतिहास में भी और वर्तमान समय में भी भेदभाव होता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। इसके कारण महिलाओं की स्थिति समाज में निम्न हो गई है। इसलिए हमारे संविधान में भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं के हितों का संरक्षण करते हैं। आप चाहे अनुच्छेद 14 देख लो, जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। तो हमारे देश में कोई ऐसी विधि नहीं है जो महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव करती हो। इसके अलावा अनुच्छेद 15 देख लो, जिसमें राज्य के द्वारा सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लिंग के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अनुच्छेद 16 देख लो, नौकरियों में अवसर की समानता है। जो भी नौकरियां निकलती हैं उसमें पुरुष और महिलाओं को बराबरी का अवसर दिया जाता है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनसे सरकार निर्देश लेती है सरकार चलाने के लिए, जो शासन के मूलभूत हैं डीपीएसपी, वहाँ भी महिला और पुरुषों के समान वेतन की बात की गई है। वहाँ भी महिला और पुरुषों को समान आजीविका के अवसर देने की बात की गई है। मूल कर्तव्य हैं, वहाँ भी लोगों को ऐसी प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहा गया है जो महिलाओं के सम्मान
और उनकी गरिमा के विरुद्ध हो। भारत के आज़ाद होने के बाद में हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। संविधान के द्वारा उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं ताकि वो अपना विकास कर सकें और एक गरिमापूर्वक जीवन जी सकें। तो ये सारे प्रावधान इसीलिए किए गए हैं क्योंकि महिलाओं की स्थिति सदियों से पिछड़ी हुई है, वो वंचित स्थिति में रही हैं, उनका जीवन स्तर हमेशा निम्न रहा है, वो कई कुप्रथाओं की भी शिकार होती हैं, जैसे दहेज के कारण उनका प्रताड़ना होती है, उनके साथ यौन अपराध भी होते हैं, उनके साथ कार्यस्थल पर भी यौन शोषण उनका होता है। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। तो महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में क्या क्या चीज़ें अपने को आज देखनी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की हम प्रकृति देखेंगे कि ये आयोग किस प्रकार का है, संवैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है या गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग है। फिर इसके गठन को देखेंगे, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या केंद्र सरकार करती है, राज्यपाल करता है, कौन करता है। और इस आयोग की संरचना, इस आयोग के पदावधि, सदस्यों की पदावधि, सदस्यों को पद से हटाने की विधि क्या है, इस आयोग की प्रकृति क्या है, ये आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है और आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम महिला आयोग को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर हम देखेंगे महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहली अध्यक्ष इसकी कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस आयोग की प्रकृति। ठीक है, तो आयोग की प्रकृति कैसी है, आयोग किस प्रकार का है। तो इस आयोग का जो निर्माण किया गया है वो संसद के द्वारा विधि बनाकर किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसदीय विधि के माध्यम से किया गया है। अब संसद के द्वारा विधि बनाकर जिस आयोग का गठन किया जाता है उस आयोग को हम सांविधिक आयोग बोलते हैं। तो इस आयोग की प्रकृति कैसी है, ये आयोग सांविधिक आयोग है, यानी ऐसा आयोग जिसका गठन संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जाता हो, वो आयोग क्या होता है, सांविधिक आयोग कहलाता है। और इसको हम गैर संवैधानिक आयोग भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका संविधान में तो प्रावधान है ही नहीं, इसलिए इस आयोग को हम सांविधिक आयोग कह सकते हैं। साथ में इसको गैर संवैधानिक आयोग भी कह सकते हैं। गैर संवैधानिक आयोग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस आयोग के प्रावधान कहीं भी संविधान में नहीं है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक आयोग भी हम लिख सकते हैं। तो आयोग की प्रकृति क्या है, सांविधिक आयोग है। क्यों है सांविधिक आयोग, क्योंकि इसका निर्माण कैसे किया गया है भाई, इसका निर्माण संसदीय विधि के द्वारा किया गया है। तो संसद विधि बनाकर जिस आयोग का निर्माण करती है उस आयोग को क्या बोलते हैं, सांविधिक आयोग बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये स्पष्ट हो गई। अब सवाल उठता है कि संसद ने विधि कब बनाई थी, कौन सी विधि बनाई थी, विधि का नाम क्या है। तो विधि कौन सी बनाई थी संसद के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद के द्वारा विधि बनाई थी। तो ये विधि संसद के द्वारा बनाई गई है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और इस विधि के उपरांत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस विधि के तहत हुआ, इस विधि के तहत 31 जनवरी 1992 को इस आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये उसकी प्रकृति और गठन से संबंधित बात हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे नाम से स्पष्ट आप इसका अंदाज भी लगा सकते हो, क्या जनजातीय मंत्रालय के अधीन आएगा
या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आएगा, या महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये एक पार्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से मंत्रालय का पार्ट है? राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ठीक है, तो ये तो इससे संबंधित बेसिक आपके पास जानकारी हो गई। अब इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, आयोग का गठन कौन करता है, वो हम देखेंगे। तो आयोग का गठन कब हुआ है, तो आपको जानकारी मिल गई। आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को पहली बार हुआ, और जब पहली बार आयोग का गठन हुआ था तो इसकी अध्यक्ष बनी थी जयंती नटराजन। आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती नटराजन। जयंती नटराजन आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। अब आयोग का गठन कौन करता है भाई? आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है। ये एकमात्र ऐसा आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सारी जो कार्यवाही की जाती है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। गठन कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि कौन तय करता है? केंद्रीय सरकार तय करती है ना, केंद्रीय सरकार ही तय करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? केंद्रीय सरकार को देता है, केंद्रीय सरकार को देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? त्यागपत्र भी केंद्रीय सरकार को देते हैं। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की सारी कार्यवाही है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये ध्यान में रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? केंद्रीय सरकार करेगी। सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे? केंद्रीय सरकार को देंगे। सदस्यों की पदावधि कौन निर्धारित करेगा? केंद्रीय सरकार तय करेगी। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्रीय सरकार को देगा। सदस्यों को हटाने का काम कौन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सारी कार्यवाही किसके माध्यम से की जाएगी? केंद्रीय सरकार के माध्यम से की जाएगी। इसमें कहीं भी राष्ट्रपति का नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हमने आयोग देखे थे जिसमें एससी आयोग था, एसटी आयोग था और ओबीसी आयोग था, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं, उनमें सदस्यों की नियुक्ति, आयोग का गठन, सदस्यों की पदावधि, उनको हटाने का काम, सारा काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। प्रतिवेदन भी वो आयोग राष्ट्रपति को देते थे। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का कोई नाम नहीं है, आप याद रख सकते हो। सारी कार्यवाही केंद्रीय सरकार के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो इस आयोग में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष होते हैं? तो इस आयोग का एक तो अध्यक्ष होता है। आयोग में क्या होता है? एक तो होता है अध्यक्ष, यानी एक तो अध्यक्ष होता है, 5 इसके सदस्य होते हैं और एक इसका क्या होता है? सचिव होता है। इतने लोग इस आयोग में होते हैं। तो एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है, 5 इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं आयोग के, और एक इस आयोग का क्या होता है? सचिव होता है। तो ये 7 लोगों से मिलकर ये आयोग बनता है। अब सवाल ये उठता है कि आयोग का अध्यक्ष होगा, उसकी क्या योग्यता होगी? आयोग का अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो महिलाओं के हितों से संबंधित जानकारी रखता हो, महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो, महिलाओं के हितों के संरक्षण के काम से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, वो व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है भाई? जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, ऐसा कोई व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष अभी तक केवल महिलाएं बनी हैं। तो ऐसी महिलाएं जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हों, महिलाओं के हितों का संरक्षण करती हो, उन महिलाओं को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। और आयोग के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी? तो आयोग के जो सदस्य होते हैं वो महिलाओं के हितों के लिए काम करने वाले हों, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महिलाओं के हितों के
संरक्षण के लिए जो संगठन बने हुए हैं उनमें किसी ने काम किया हो, कोई व्यक्ति शिक्षा का जानकार हो, स्वास्थ्य संबंधी विषयों का जानकार हो, विधि का जानकार हो, उन व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है। और सदस्य, इसमें एक सदस्य आवश्यक रूप से एसटी का व्यक्ति होगा, एक सदस्य आवश्यक रूप से एससी का व्यक्ति होगा। जो महिला आयोग है उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। और इन सदस्यों का नाम निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? इन सदस्यों का नाम निर्देशन केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों का नाम निर्देशन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो 7 सदस्य हैं अध्यक्ष समेत, उनको क्या किया जाता है? नाम निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र की सरकार के द्वारा। तो ये गठन हो गया इसका। फिर आते हैं इसकी सेवा शर्तें और पदावधि क्या होती हैं। तो सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। पदावधि कितनी होती है? सदस्य और अध्यक्ष की 3 वर्ष होती है। और इन सदस्यों को हटाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार इन सदस्यों को क्या करेगी? हटा सकती है। और केंद्र सरकार किन आधारों पर हटाएगी? इन सदस्यों और अध्यक्ष को हटाने के आधार क्या हैं? कोई सदस्य या अध्यक्ष क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए, या विकृत चित्त हो जाए, या किसी अपराध में वो दोषी सिद्ध हो जाए, किसी अपराध के लिए वो दोषी सिद्ध हो जाए तो उसको हटा सकते हैं। या फिर वो काम करने से मना कर दे, या वो पद का दुरुपयोग करे, अपने पद का दुरुपयोग करे तो उसको हटा सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति लगातार बैठकों से अब्सेंट रहे तो इस स्थिति में सदस्यों को और अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो सदस्य और अध्यक्ष को हटाने के ये आधार हैं। हटाएगा कौन? केंद्र की सरकार हटाएगी। आधार क्या हैं? ये हैं, है ना। और फिर आता है इस आयोग की नियम और प्रक्रियाएं। तो इस आयोग के कार्य करने के नियम और प्रक्रिया कौन बनाएगा? ये आयोग स्वयं ही बनाएगा। तो कार्य करने की नियम और प्रक्रिया कौन बनाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग स्वयं बनाएगा। तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसे नियम बनाए हैं क्या? इस आयोग के द्वारा अपने कार्य संचालन के लिए नियम 2005 में बनाए हुए हैं। तो आयोग की कार्यवाही के लिए, संचालन के लिए नियम स्वयं आयोग ही बनाता है। और उसके बाद में यह आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? यह आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र की सरकार को देता है। और केंद्र की सरकार फिर उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के सामने रखती है। और आयोग की सलाह पर अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके कारण का ज्ञापन भी केंद्र की सरकार सदन के पटल पर रखती है। तो केंद्र सरकार इसके प्रतिवेदन को कहाँ रखती है? संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में इस आयोग की रिपोर्ट को रखा जाता है। और ये आयोग, इस आयोग को भी किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। जैसे अन्य आयोग हैं वैसे इस आयोग को भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति होने का मतलब वो दंड नहीं दे सकता। महिला आयोग किसी को दंड नहीं दे सकता। बाकी किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुला सकता है, किसी व्यक्ति को समन भेज सकता है, किसी भी कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, है ना, किसी से भी साक्ष्य मांग सकते हैं। ये सारी कार्यवाही महिला आयोग के द्वारा की जाती है। और महिला आयोग के कार्य क्या होते हैं? अब महिला आयोग के कार्यों को हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल हैं। सारी चीज़ें केंद्र सरकार इनकी निर्धारित करती है। सदस्यों का क्या करते हैं? नाम निर्देशन करते हैं। सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती, निर्वाचन नहीं होता। क्या होता है? नाम निर्देशन होता है, मनोनयन सदस्यों का होता है। अब देखिए महिला आयोग के कार्य देखते हैं। तो महिला आयोग के जो कार्य हैं वो लगभग कार्य तो अन्य आयोगों के जैसे ही हैं। जैसे हमने आपको SC ST और पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य बताए थे। एक तो ये बताया हुआ है, शिकायतों की जांच का बताया हुआ है, ये भी आपको बताया है ना। ये 3 कार्य तो लगभग वैसे ही हैं,
2-3 कार्य इसके अलग हैं। तो इन कार्यों के बारे में तो हमने आपको एससी आयोग के बारे में बताया, लगभग वही हैं। जैसे अनुसूचित जाति के संवैधानिक प्रावधानों की निगरानी की जाती है एससी आयोग के द्वारा, वैसे महिलाओं के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं ना, उनकी रक्षा के जो उपाय किए गए हैं, उनके विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन संवैधानिक रक्षा उपायों की निगरानी महिला आयोग के द्वारा की जाती है। भाई हमने आपको पहले ही बताया था कि संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए हुए हैं। तो उन प्रावधानों की निगरानी रखने का काम कौन करता है? महिला आयोग करता है। कैसे? महिला आयोग देखता है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं ना, क्या वो लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो लागू नहीं किए जा रहे तो क्यों नहीं किए जा रहे। तो ये सारे काम उसके द्वारा, महिला आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनको देखने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। महिला आयोग शिकायतों की भी जांच करता है। ये सारे आयोग शिकायतों की जांच करते हैं। तो महिलाओं की कौन सी शिकायत है? भाई महिलाओं के साथ कहीं अगर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दहेज प्रताड़ना हो रही है, कहीं महिलाओं के साथ कहीं उनका यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं का कहीं बलात्कार हो रहा है, या महिलाओं के साथ कोई मारपीट की जा रही है, घरेलू हिंसा की जा रही है, इन सभी शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती है? इस आयोग के द्वारा की जाती है। और आयोग के पास एक शक्ति और है, या तो ये सारी शिकायतें आयोग के पास कोई महिला करेगी तो आयोग जांच कर लेगा, या फिर आयोग स्वयं भी कार्यवाही कर सकता है, स्वयं भी जांच कर सकता है। तो आयोग शिकायतों की जांच क्या कर सकता है? स्वयं कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्वतः संज्ञान। आयोग खुद भी संज्ञान ले सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्यूमोटो। अगर न्यूज और टीवी के माध्यम से अगर आयोग को कहीं कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि महिलाओं के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, तो आयोग स्वयं भी कार्यवाही कर सकता है बिना किसी शिकायत के। तो आयोग स्वयं आगे बढ़कर कार्यवाही करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वतः संज्ञान बोलते हैं, सुमोटो एक्शन बोलते हैं। आयोग स्वयं बिना किसी शिकायत के भी महिलाओं की जो उत्पीड़न के कार्य हैं उनकी जांच कर सकता है, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनकी जांच कर सकता है। तो ये आयोग के पास शक्तियां हैं। और तीसरा जो इसका आयोग का कार्य है वो सामाजिक आर्थिक विकास में सहभागिता निभाता है। किसके सामाजिक आर्थिक विकास में? महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागिता करता है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित जो नीतियां निर्मित होती हैं उनमें भागीदारी करता है, सहभागिता करता है, और सरकार को सलाह देने का काम करता है। महिला आयोग महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित सलाह किसको देता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय को देता है। और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित कोई नीतियों का निर्माण होता है तो नीति निर्माण में भी वो क्या करता है? सहभागिता निभाने का कार्य करता है। और सलाह किसको देता है? सलाह मंत्रालय को देता है। कौन से मंत्रालय को देगा? जिस मंत्रालय से ये संबंधित है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय को महिला आयोग के द्वारा सलाह दी जाती है, और ये महिला आयोग इसी मंत्रालय का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो ये 3 कार्य तो लगभग वैसे ही हैं, सेम टू सेम ही है जो एससी आयोग, एसटी आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं। फिर अगला जो कार्य है वो इसका अलग है थोड़ा सा। ये कार्य क्या है? निरीक्षण करना है। तो महिला आयोग किसका निरीक्षण करता है? महिला आयोग किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है, महिला आयोग कहीं जेल का निरीक्षण कर सकती है, कोई बंदी गृह का निरीक्षण कर सकता है, कोई सुधार गृह का निरीक्षण कर सकता है जहां महिलाओं को रखा जाता है। फिर जहां भी महिलाओं को जेल में रखा जाता है तो जेल का निरीक्षण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जेलों में महिलाएं भी रहती हैं, वहां आयोग जाके देख सकता है कि महिलाएं वहां किस कंडीशन में रह रही हैं। जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, उनका कोई यौन शोषण तो वहां पे नहीं हो रहा है, या कोई बंदी गृह है या कोई सुधार गृह है। वे कई महिलाओं को सुधार गृह में भी भेजते हैं। छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं, अपराध करती हैं, तो उनको बाल सुधार गृह में भेज देती हैं, तो वहां जाके देखती हैं।
है ना। तो वहाँ भी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, इस बात का वहाँ जाके निरीक्षण करती हैं और उसमें सुधार करवाने का प्रयास करती हैं। अगर निरीक्षण के दौरान उनको लगता है कि महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो उनको सुधार करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार महिला आयोग का कार्य क्या हो गया, निरीक्षण करना। किसका निरीक्षण करेंगी, जेल का, बंदी गृह का, सुधार गृह का, और फिर वहाँ वो व्यवस्थाएं देकर उनमें सुधार करने के लिए सिफारिश करती हैं। अगला जो कार्य है महिला आयोग का वो है पुनरावलोकन। तो अब सवाल ये उठता है कि पुनरावलोकन किसका करेंगे, तो पुनरावलोकन करेंगे विधियों का। भाई महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं या फिर इनको क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं। कानून या विधि का मतलब एक ही होता है। महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना हुआ है, दहेज प्रताड़ना अधिनियम 1961 बना हुआ है, कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम 2013 बना हुआ है। इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कानून बने हुए हैं, कई प्रकार की विधियां बनी हुई हैं। तो ये आयोग क्या करता है, उन विधियों का समीक्षा करती है। आयोग क्या करता है, उन विधियों की समीक्षा करता है कि उन विधियों में कोई कमी तो नहीं है, कोई उनमें सुधार करने की आवश्यकता है क्या। अगर सुधार करने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है, तो आयोग उसकी सलाह मंत्रालय को देता है, फिर मंत्रालय के द्वारा फिर वो विधि में सुधार किया जाता है। तो आयोग के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो विधियां बनी हुई हैं, उनकी हितों के संरक्षण के लिए जो विधियां बनी हुई हैं, उनकी समीक्षा की जाती है, उनका पुनरावलोकन किया जाता है और उनमें संशोधन करने की सलाह दी जाती है। और आयोग के द्वारा महिलाओं के हितों के लिए नई विधि निर्माण करने की भी सलाह दी जाती है। जैसे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 का जो अधिनियम बना था, उसकी सलाह महिला आयोग के द्वारा ही दी गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह के बाद ही घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 बना था। तो आयोग के द्वारा नई विधि निर्माण करने की भी सलाह दी जाती है, पुरानी विधियों की समीक्षा करती है, उनमें कमी होती है तो सुधार करवाने का कार्य करता है। और इसके बाद में अगला जो कार्य है, भाई महिलाओं के साथ कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, समाज में भी होते हैं, सरकार में भी होते हैं, है ना। उन पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, तो उन अत्याचारों को दूर करने के उपाय राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सुझाए जाते हैं कि महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किस प्रकार दूर करें, उन पर होने वाले अत्याचारों से किस प्रकार उनको बचाएं। इनके उपाय राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा बताए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण कार्य जो सभी आयोगों का है, राष्ट्रीय महिला आयोग परामर्श देता है। क्या करता है राष्ट्रीय महिला आयोग, परामर्श देता है। जैसे अन्य आयोगों के कार्य हैं वैसे ये है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग परामर्श किसको देगा भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग परामर्श देगा केंद्र की सरकार को या फिर राज्य सरकार को। इन दोनों को क्या देता है, परामर्श देता है। किसके बारे में, महिलाओं से संबंधित नीति निर्माण में, महिलाओं के विकास के लिए, नीति निर्माण के लिए इन दोनों सरकारों को महिला आयोग क्या देता है, परामर्श देता है। किसके बारे में, महिलाओं के विकास के लिए कोई नीति निर्माण किया जा रहा है, उनके कल्याण के लिए कोई नीति निर्माण किया जा रहा है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है, तो आयोग इनको परामर्श देता है। ठीक है, ये सारे कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग इनके बारे में बीच में जब चाहे तब भी केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है इनके क्रियान्वयन के संबंध में, कि महिलाओं के जो हितों के लिए कानून बनाए गए हैं, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो कार्य महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके बारे में महिला आयोग के द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट समय समय पर दी जाती है। वार्षिक रिपोर्ट तो दी जाती है, बीच में भी उनके जो हितों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, उनके क्रियान्वयन के संबंध में वो रिपोर्ट भेज सकता है। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं और लगभग सरल से कार्य हैं, वैसे ही हैं जैसे SC/ST आयोग के थे। 2-3 कार्य अलग हैं, जैसे निरीक्षण करने वाला अलग है, पुनरावलोकन का अलग है, भेदभाव और अत्याचार का अलग है, बाकी वही कार्य हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो जैसे आपको बताया था मैंने, जयंती नटराजन थी, जयंती नटराजन थी।
और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। और रेखा शर्मा का ये दूसरा कार्यकाल है, लगातार दूसरा कार्यकाल महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये पूरा कर रही हैं।